हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस चैप्टर को एक शॉर्ट में देखेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ में हम ये भी समझेंगे कि इसमें से कितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, कैसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखा होगा कि जैसे कि आप अंधेरे में देख लो, आपको अगर अंधेरा होगा जहाँ प्रकाश नहीं जाता, क्या कोई चीज़ें दिखेंगी आपको? नहीं। कोई भी चीज़ दिख रही है, इसका जो रीज़न है वो यही है कि वहाँ प्रकाश है। जब किसी भी पारदर्शी अपारदर्शी चीज़ से प्रकाश टकराता है तो और जब टकरा कर वापस लौटता है यानी परावर्तन करता है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसी वजह से जो हमारी कोई भी वस्तु है वो नज़र आने लगती है। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा जो चैप्टर 10 है ये शुरू हुआ प्रकाश से। अब अगला जो उसका टॉपिक है वो है गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या? सबसे पहला कि वो सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी भी देख लेना बेटा, कोई भी छोटा सा छेद आपके घर में, मान लो किसी खिड़की में छोटा सा छेद था या किसी दीवार में छोटा सा छेद था, वहाँ से सूरज की रोशनी सुबह आती हुई एक सीधी लाइन में दिखाई देती है। चाहे तो वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, माना कि फैल जाती है टिंडल इफेक्ट की वजह से, टिंडल प्रभाव की वजह से, क्योंकि हमारे आसपास पर्यावरण में कण मौजूद होते हैं। बावजूद इसके, कण होने के बावजूद भी प्रकाश कुछ इस तरीके से फैलता है, ऐसे, है ना। कभी देखा है इसे टेढ़ा मेढ़ा जाते हुए? नहीं ना। तो सबसे पहला इसका गुण है कि वह सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। मतलब कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो ये एक छोटी वेव की फॉर्म में सीधे सीधे आ रहा होता है। ठीक है। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बेटा इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, वो ये है कि आपसे एमसीक्यू पूछ लेंगे कि प्रकाश के इनमें से कौन सा गुण नहीं है। इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। तब उसमें ये चारों ऑप्शंस हो सकते हैं, इनमें से एक ऑप्शन गलत दे दे, जैसे कि ये सीधी रेखा में नहीं गमन करता है, तो वो वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें ऊपर क्वेश्चन में कैसे पूछा होगा कि प्रकाश का इनमें से कौन सा गुण है या कौन सा गुण नहीं है। इस तरह से यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि प्रकाश का गुण बताएं। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है बेटा, इसीलिए ये वाला ज़रूर याद करके रखना, ध्यान में रखना। अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। इसका मतलब जो ट्रांस ओपेक चीज़ें होती हैं, ओपेक बोले तो जिसमें से आपका कोई भी लाइट जिसके आर पार ना देखा जा सके, ऐसी चीज़ों में से जो लाइट है वो आराम से, मतलब कि उसकी तीक्ष्ण छाया बनाती है, मतलब शेडो बनाती है। चौथा क्या है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछेंगे स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। ये क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम, आप हिंदी वाले बच्चे निर्वात की जगह वैक्यूम हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। चाल निर्वात में 3 × 10 रेज टू दी, इसको कैसे बोलते हैं ना बेटा? 10 रेज टू दी पावर, मतलब कि 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इसके चारों के चारों गुण हो गए हैं। अब दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हमारा प्रकाश हो गया कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब जब इसका गुण, दो तरीके के गुण हमारा जो प्रकाश है वो दिखाता है। सबसे पहले अगर प्रकाश टकराया कैसे? प्रकाश टकराया अगर पहला वो जो वस्तु है वो अपारदर्शी है, तब क्या होगा? तब होता है आपका परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश कहाँ से संचरण करता है, ट्रेवल करता है? पारदर्शी। जब पारदर्शी होगा तो उससे चला जाएगा प्रकाश आर पार। लेकिन उस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, क्योंकि आपने माध्यम चेंज किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। अपवर्तन। ठीक है। मतलब इसमें होता है रिफ्लेक्शन, टकराकर पूरी की पूरी जो प्रकाश है आपका वो वापस चला जाएगा। लेकिन पारदर्शी चीज़ों में से हमारा जो प्रकाश है वो ट्रैवल तो करेगा लेकिन कुछ खामियों के साथ। वही होता है अपवर्तन, विच इज़ रिफ्रैक्शन। मतलब इसमें जो प्रकाश की स्पीड है उस पर फ़र्क पड़ता है। वो जो स्पीड का फ़र्क पड़ा वही है रिफ्रैक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आया बेटा प्रकाश के परावर्तन के नियम। मतलब सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन ये होता है कि जब एक प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाए तो वही क्या है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अब आगे बेटा इसके दो नियम होते हैं कि जब एक
मान लो कि एक पॉलिश्ड सरफेस थी, मिरर ही मान लो इसे, उससे टकराई, किरण आई, टकराई और वापस चली गई। तो वो जो आई वो दो नियमों से आई, और वो दो नियम हर बार हर केस के लिए स्थिर होंगे। मतलब ये यूनिवर्सल लॉज हैं। जब किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से जो प्रकाश है वो टकराएगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा, जब क्या होगा, सबसे पहला कि ये टकरा कर वापस गई। उसके बाद हमने एक इमेज बनाई जहाँ से ये टकरा कर वापस गई। जो टकराई उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो वापस गई लौट गई वो होती है परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जहाँ से टकराई, जहाँ आपतित किरण ख़त्म हुई और टकराना शुरू किया, टकरा कर वापस जाना शुरू किया, उसी पॉइंट से हम एक डालते हैं अभिलंब, मतलब एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल। इस नॉर्मल से ही हम देखते हैं कि आई मतलब कि आपतित किरण को कितना कोण बना रही है, परावर्तित किरण कितना कोण बना रही है। जो आपतित किरण का कोण है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और जो आर है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब इसके दो लॉज है। पहला कौन सा कि आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण एक ही सतह पर, एक ही तल पर होते हैं, पहला ये वाला। अब जो दूसरा लॉ है वो कहता है कि मेरा जो एंगल आई होगा, मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा। मतलब जिस कोण से वो आई थी उसी कोण को बनाते हुए परावर्तित किरण चली जाएगी, ठीक है। अब अगला, अब आता है बेटा हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब माने इमेज। क्या होता है बेटा? इमेज, ठीक है। अब जो इमेज होता है वो कैसे बनती है? हमारा प्रतिबिंब या मैं बोलूँ जो इमेज है वो कैसे बनती है, कहाँ बनती है और कैसे बनती है? जहाँ कम से कम दो परावर्तित किरणें टकराएं। मतलब कि मान लो कि दो किरणें इस तरह से गई थी, मान लो ये वाला इस तरह से एक मिरर है, यहाँ से खूब सारी किरणें आई, कुछ किरणें सीधी आई, कुछ टेढ़ी आई। जहाँ पर भी ये किरणें टकराई वहीं पर क्या बन गया? हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। जब हमारा ये पॉलिश्ड सरफेस है बेटा, ये जहाँ से कांच को पॉलिश किया गया, यहाँ से ये दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे आप एक इंसान खड़ा होकर अपनी शक्ल देख रहा है, ठीक है। अब शक्ल देख रहा है, जब किरण गई तो हमें ऐसा लगता है ना कि इमेज के जो हमारा मिरर है उस साइड हमारी रोशनी जा रही है। तो वही रोशनी मान लो कि यहाँ तक हमें ऐसा आभास हुआ कि जो हमारी किरण है वो पीछे तक गई। अगर पीछे तक गई तो जब यहाँ जहाँ पे भी ये किरण टकराएगी वहीं पर हमारी क्या बन जाएगी? इस आदमी की इमेज बन जाएगी। वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। यह क्या होता है? प्रतिबिंब। और हमारा ये क्या होता है? जो इमेज है, जो हमने वस्तु ली है वो क्या, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बिंब। ये साइड होती है भासी, मतलब कि ये रियल साइड है, ये रियल साइड है, लेकिन ये होती है आभासी, मतलब कि मेरा भ्रम है कि कुछ है, आभास है कि कुछ है, लेकिन ये साइड सिर्फ एक वर्चुअल साइड होगी, ठीक है। अब बेटा किसी भी प्रतिबिंब, किसी भी समतल दर्पण, देखो दर्पण भी हम दो तरह के पढ़ेंगे। दर्पण कौन कौन सा? सबसे पहला समतल दर्पण, जैसे कि जिसमें आप शक्ल देखते हो सुबह रोज़ उठ के सबसे पहले जाके मिरर में, और एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है, जो थोड़ा सा गोलीय होता है। कभी मेले में गए हो, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शीशे होते हैं, देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे शीशों के एग्जाम्पल हम लेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो समतल दर्पण अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बनी इमेज देखो, हमें यूनिवर्सल मान के चलना है कि आदमी जो वस्तु है, जो कुछ भी है, हम यहीं खड़ा करेंगे। ये मान के चला हमने, ये हमेशा यहीं खड़ा होगा और इमेज फिर कहीं भी बनती रहे, चाहे यहाँ बनेगी, चाहे यहाँ बनेगी, चाहे उल्टी बनेगी, कैसी भी बनेगी, लेकिन मेरा जो वस्तु है अडिग है, भैया मैं तो यहीं खड़ी करूँगी। तो मेरी जो वस्तु है वो हमेशा यहाँ खड़ी होगी। किस साइड? बाएं साइड। जो हमारा बायां हाथ होगा वो हमेशा भासी, हमने फिक्स कर दिया एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ये भासी होगा, ये आभासी। अब जो हमारा दर्पण से जो बिंब बना उसकी समतल दर्पण से, बेटा इससे भी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक समतल दर्पण से टकराने के बाद जो प्रतिबिंब बना उसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें एमसीक्यू में दे देंगे, जैसे कि 3-4 गुण दे दिए, लास्ट में दिख लिया इनमें से सभी या इनमें से एक ऑप्शन सही दे देंगे। अब उनके गुण क्या क्या होते हैं? आभासी होगा, देखो मैंने बोला था आभासी बनेगा, वह सीधा बनेगा। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप सीधे नज़र आते हो ना, उल्टे नज़र नहीं आते। लेकिन आपने देखा होगा जब आप चम्मच में से देखते हो, एक साइड चम्मच में आपको अपनी शक्ल उल्टी दिखाई देती है, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो दर्पण होता है उसमें हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है? सीधी, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, हम उतने बड़े दिखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु से दर्पण की दूरी होती है। जितना दूर ये, उतनी दूर ही इसकी इमेज बनेगी, उतनी ही दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा। पर प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब ये पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि जब हम मिरर के सामने खड़े हों, दर्पण के सामने खड़े हों, कैसे समतल दर्पण के सामने खड़े हो, तो मुझे मेरा दायां बायां नज़र आए और बायां दायां।
इससे भी ज़बरदस्त MCQ बन सकता है बेटा कि पार्श्व परिवर्तन इनमें से किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बेटा, हमारा जो गोलीय दर्पण है वो भी दो तरीके के होते हैं, कैसे, अवतल और उत्तल दर्पण। अब इसमें मैंने आप लोगों को ऐसे सिखाया था कि मान लो एक बॉल है, मैंने उसको बाहर से पॉलिश कर दिया है, मैंने उसको बाहर से पॉलिश कर दिया और जब काटा तो एक हाफ तो ऐसा रहा बाहर से पॉलिश और एक हाफ ऐसा रहा बाहर से पॉलिश। ठीक है, तो ऐसे दर्पणों को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। अब अगर मैंने एक बॉल को अंदर से पॉलिश किया है, ठीक है, अंदर से पॉलिश किया है, तो ऐसे जो दर्पण होंगे वो क्या होंगे बेटा, उनको बोला जाएगा उत्तल दर्पण। देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऊ उत्तल, ऊ और फिर इसी के साथ अंदर, ऐसे उत्तल अंदर, ऐसे याद कर सकते हो। अब जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो ऐसे इस साइड मैंने क्या कहा था कि आपका जो बिंब है, जो वस्तु है, हमेशा यहाँ खड़ी होगी, तो मतलब इसमें हमेशा जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, अवतल दर्पण इन दोनों में से कौन सा लिया होगा, कौन से हाफ लिया होगा क्वेश्चन करने के लिए, वो ऐसा हाफ लिया होगा जहाँ पे इस साइड शक्ल दिख रही हो और दूसरी साइड पॉलिश हो, तो यहाँ पॉलिश होगी। ठीक है, तो मतलब कि मेरे को जो अवतल दर्पण लेना है वो ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना, क्योंकि मुझे बिंब, अपना जो वस्तु है, जो बिंब है, जो हम लोग थिंग ले रहे हैं, कोई भी चीज़, वो यहाँ खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही बेटा, यहाँ पे मान लो कि ऐसे करके हमारा इन दोनों में से कौन सा हाफ लिया जाए, कौन सा हाफ लिया जाएगा बेटा, कौन सा हाफ लिया जाएगा। देखो मुझे यहाँ अपना बिंब खड़ा करना है, तो जिससे कि मेरी शक्ल दिखे। अब देखो ये वाला हाफ लूँगी तो ये तो पॉलिश हो रखा है, अगर यहाँ ये पॉलिश वाले ले लूँगी तो कैसे दिखेगा, तो हम ये वाला लेंगे। उत्तल दर्पण के केस में ये वाला दर्पण यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस करने के लिए आपकी बुक में। नहीं तो दोनों ही सही हैं, दोनों से बन सकता है, लेकिन हम बिंब हमेशा यहाँ खड़ा कर रहे हैं, बायाँ साइड। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि अवतल दर्पण में ऐसा होगा क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, और जो उत्तल दर्पण में ऐसा, अवतल में ऐसा, उत्तल में ऐसा। अब मान लो, अब ये हमने अवतल दर्पण ले लिया है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो हम देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कौन सा पॉइंट होता है। देखो हमारा ये अवतल दर्पण था, लेकिन इमेजिन करो कि ये पूरा एक सर्कल था, ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ये दर्पण है कौन सा। आप कोई भी, जब भी ऐसा कोई दर्पण मिले, ऐसा ऐसे मिले, चाहे ऐसे मिले, तो आप क्या करोगे, इसको इमेजिन करोगे कि ये पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल बनाने के बाद आप देखोगे कि ये पॉलिश बाहर की साइड है या अंदर की साइड है, तो आपको कैसा दिख रहा है, बाहर की साइड। और हमने पढ़ा था कि जो बाहर की साइड पॉलिश वाले कौन से होते हैं, अवतल। ठीक है, अगर मान लो कि ये ऐसे वाला दे रखा होता तो मैं क्या करती बेटा, इसको इमेजिन करती कि पूरा सर्कल है। अच्छा, इमेजिन किया, अब ये पॉलिश किस साइड आ रही है, अंदर साइड, तो अंदर का मतलब उत्तल। अब हमने ये लिया आपका अवतल। अब इसमें पॉइंट्स देखते हैं कि कहाँ क्या पॉइंट होता है, जगह कौन कौन सी होती है इसमें। पहला ये जहाँ से ये जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस होता है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये भी एक्स है लेकिन माइनस का। अब मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये मान लो कि किसी एक्स, मतलब कि किसी ग्राफ में एक्स 2D इमेज में ये एक्स पे है और ये वाई पे है। ठीक है, ये वाई कैसा होगा, माइनस, ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये ओरिजिन जो है, जहाँ ओरिजिन होता है, जहाँ ध्रुव होता है, उसको बोलते हैं पी माने ध्रुव, जहाँ पर इसका सेंटर होगा, इसका मिरर का। ठीक है, अब मान लो कि ये सर्कल था, ये सर्कल था। ठीक है, इस सर्कल का जो बीच का पॉइंट था, मतलब रेडियस जो रेडियस होगी, जो सेंटर होता है, वो होगा सी। उसको किससे डिनोट करेंगे बेटा, सी से। तो सी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। केंद्र माने पता है ना कि किसी भी सर्कल का केंद्र। ठीक है, अब इसकी जो दूरी है, इस ध्रुव से इसकी दूरी को क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, आर वक्रता त्रिज्या, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब यहाँ इस फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है कि मान लो कि हमने कोई बिंब खड़ा किया, तो वो किस किस तरह से खड़ा रहेगा। ठीक है, अब वो किस किस तरह से खड़ा रहेगा। मान लो कि एक किरण आई थी बेटा, जो प्रकाश की किरण अगर सीधी आती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हर सीधी किरण, हर पैरेलल किरण जो आ रही होगी, या मैं बोलूँ जो हर समांतर किरण जो आ रही होगी, वो इस एक्सिस से जहाँ पे टकराएगी वही क्या होता है, आपका फोकस। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हर समांतर किरण आने वाली फोकस से टकरा कर जाएगी, पहला रूल। अब मान लो कि कोई, देखो सेम
सेम इसी तरीके से मान, ये तो मैंने ऊपर से दिखाया था, अब इसे एक्सेस किया, अगर ऊपर से कोई किरण आती है ऐसे सीधी, तब भी तो वो फोकस से जाएगी, कहीं से भी रखो, बट अगर वो पैरेलल आ रही है तो हमेशा फोकस से जाएगी। ये हो सकता था कि थोड़ा सा और पास से जाती तब भी ये फोकस से जाती, ऐसे होके और पास होती तब भी ये फोकस से जाती, चाहे ऊपर से आए चाहे कहीं से भी आए, ये हमेशा कैसे जाएगी बेटा, बीच में, ठीक है, हमेशा फोकस से। ये होती है आपतित, ये वाली क्या है, आपतित किरण, और ये कौन सी है, परावर्तित किरण। अब आया सेकंड वाला रूल। सेकंड रूल के हिसाब से कोई भी किरण जो फोकस से आ रही होगी, कोई भी किरण जो फोकस से आ रही, जस्ट इसका उल्टा, कोई भी किरण जो फोकस से होती हुई आ रही होगी वो कैसे चली जाएगी, समांतर। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के वाइसा वर्सा है। अगर सीधी आती है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आती है तो सीधी जाएगी। अब थर्ड वाला, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली हर किरण केंद्र जो आपका केंद्र सी से ही वापस लौट जाएगी। मतलब कि अगर कोई वक्रता केंद्र से आती है तो वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। मतलब ऐसे, मान लो कोई किरण ऐसे आई थी तो ये वापस इधर से ही लौटेगी, मान लो ये ऐसे आई थी तो ये वापस ऐसे लौटेगी। मतलब हर वो किरण जो सेंटर से आ रही होगी वो वहीं से वापस लौट जाती है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, अगर पोल से टकरा रही है तो पोल से टकरा के वापस चल जाएगी, ना वो फोकस से टकराएगी ना सेंटर से, बस पोल से टकराया टकरा के वापस, ठीक है। ये आपके रूल्स थे। अब बेटा ये वाला जो आपका टेबल दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये जान समझ लो, आपका चैप्टर अगर कहीं से कुछ नहीं आ रहा ना तो इसमें से तो ज़रूर एमसीक्यू बन जाएंगे, इसमें से तो एमसीक्यू 110% बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा इमेज कहाँ हमारा जो वस्तु है, सॉरी जो बिंब है वो कहाँ खड़ी हो कि उसकी जो इमेज है फिर कहाँ बनेगी। मैं अलग अलग जगह पर इस मिरर के अलग अलग पॉइंट्स पर अपना बिंब, अपनी वस्तु खड़ी करूँगी और फिर देखूँगी कि मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, क्या वो मेरा जो वस्तु है उससे छोटा बनेगा या उससे बड़ी बनेगी, और उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। टेबल से मैं ये समझा देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि फर्स्ट है सी से परे, मान लो सी सेंटर जो है हमारा वक्रता केंद्र होता है, अगर उससे पीछे हमारा कोई भी वस्तु खड़ी है तो क्या होगा, देखो यहाँ से एक किरण सीधी जाएगी और फोकस से टकरा के वापस। अब एक जो हमारी किरण है हमने ऐसे निकाली कि फोकस से, 4 रूल्स थे, चारों अप्लाई करने हैं, चारों तब तक अप्लाई करने हैं जब तक मुझे एक ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जहाँ पर 2 किरणें ना टकरा रही हों। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ कम से कम 2 बिंदु परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं, मतलब जहाँ पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें मिल रही हों। तो जो टकराकर परावर्तित किरण होगी, जब तक वो 2 किरणें ऐसे मुझे नहीं मिल जाती जहाँ पे वो टकरा रही हों, तब तक हम उसको रूल्स, अपने चारों रूल्स लगाते रहेंगे, ठीक है। पहला रूल मैंने लगाया कि सीधी गई और फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा रूल मैंने क्या लगाया, फोकस से होकर गुजरी और पैरेलल चली गई। तो इन दोनों रूल से मुझे एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर दो परावर्तित किरणें टकरा रही थी, यहीं पर मैंने इमेज बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी से परे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगी, और थोड़ी सी छोटी बनेगी बेटा, इससे थोड़ी छोटी बनेगी। और कैसी है, किस साइड बनी है, ये कौन सी साइड होती है, भासी साइड होती है, या मैं बोलूँ वास्तविक साइड होती है, ठीक है। तो कहाँ बनेगी, वास्तविक साइड मेरी इमेज बनेगी। और कैसी बन रही है, उल्टी। तो क्या बोलेंगे बेटा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रियल साइड, एंड उल्टा मतलब इरेक्ट, इन्वर्टेड, ठीक है। तो मतलब मेरे क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है कि वो भासी साइड बन रही हो, भासी मतलब रियल साइड, या फिर वास्तविक, और हो सकता है या तो आभासी साइड बन रही हो। आभासी को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, हमारा अगर मेरा इमेज जो है वो सीधा है तो सीधा ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और अगर उल्टी बनती है तो हिंदी में तो उल्टा बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। तो हमारा इसमें इमेज कैसी बन रही है बेटा, हमारी उल्टी इमेज बन रही है और थोड़ा इससे छोटी बन रही है, ठीक है। और कैसी है, किस साइड बन रही है, वास्तविक साइड, भासी साइड, ठीक है। वो उसका प्रकृति हो गई। अब अगर सी पर है तो सी पर, ये केस बहुत ज़्यादा उम्दा केस है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर सी पर खड़ी है तो कहाँ बनती है इमेज बेटा, एक लाइन तो ऐसे जाके फोकस से जाएगी और एक फोकस से जाकर सीधी जाएगी। पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिला कहाँ पर, सेंटर पे। जो सेंटर पे बिंब खड़ा रहता है, जो सेंटर पे वस्तु खड़ी रहती है किसी भी आपके लेंस के, उसकी जो इमेज है वो हमेशा उसी के जितनी और उल्टी उसी स्थान पर बनेगी। सी पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, सी पर ही बनेगी, और साइज़ कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, वो सेम साइज़ की बनेगी। और किस साइड है बेटा, वास्तविक साइड, वास्तविक साइड बनी है, और आपकी कैसी बनी है, उल्टी,
आप स्केल से बना के देखना, इसका अच्छे से सेंटर बनाना, फोकस बनाना। मान लो कितना भी फोकस, सेंटर जितना भी लोगे स्केल से नाप कर, मान लो आपने सेंटर अपने स्केल से नाप कर 5 सेंटीमीटर पर ले लिया है, तो फोकस नाप कर 2.5 लेना, क्योंकि ये जस्ट हाफ होती है फोकल लेंथ, ठीक है। और फिर इसके सारे के सारे केसेस बनाकर देखना, ऐसे ही ये, ठीक है। इसका जो केस ये वाला है ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, और ये वाला केस भी फोकस पर बनने वाली जो आपकी इमेज है वो नज़र ही नहीं आएगी। एफ पर क्या है, अनंत पर, इन्फिनाइट पर बनेगी, इन्फिनाइट, ठीक है। ये केस ऐसे होगा, सारे के सारे केसेस हम क्लास में भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए। अब उसके बाद है अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, देखो बेटा, कोई भी किरण है, यहाँ पर हमने अभी देखा था कि इमेज कैसी बन रही है मेरी, ज़्यादातर केसेस में बड़ी बन रही है। कैसी बन रही है, बड़ी। जो हमने अभी तक देखी उनका साइज़ कैसा है, एक को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी साइज़ बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब कि हर बार साइज़ मुझे कैसे मिल रहा है, बड़ा। और किरण जब भी टकरा कर, जैसे कि हमने देखा था, या तो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, मतलब कि किरणें क्या हो रही हैं, एक जगह केंद्रित हो जा रही हैं, ठीक है। तो हर बार जब भी इमेज इसमें बनती है तो कैसी बनती है, बड़ी, ठीक है, बड़ी बन रही है। तो इसी बड़े का फ़ायदा उठाते हुए हमारे जो उपयोग हैं वो कौन कौन से, जैसे कि आपकी टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट्स में ये जो अवतल दर्पण है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें किरणें फैल जाती हैं। अब उसके बाद और इमेज भी बड़ी बनती है। ऐसे ही अवतल दर्पण, मतलब कि जो कॉन्केव मिरर्स होते हैं उसका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं, किस में, मरीजों के दांत का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए। जितना ज़्यादा पास देखो, पास होती जा रही है। ये जो अब हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, दांत के बिल्कुल पास ले जाकर देखते हैं। जैसे ही इस मिरर को बहुत ज़्यादा, वस्तु इसके बहुत ज़्यादा पास लेकर गए, इमेज की साइज़ कैसी होती जा रही है, बड़ी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो दर्पण है अवतल यूज़ होता है इसमें, ठीक है, जिससे कि हमारा जो प्रतिबिंब है, जो हमारी इमेज है वो बड़ी दिख सके और हम आराम से कर सकें। इसलिए ऐसे ही हमारा जो चेहरा होता है, जो शेविंग दर्पण होते हैं, वो यूज़, उसमें क्या यूज़ किया जाता है बेटा, अवतल दर्पण, जिससे कि उसमें हमारी जो इमेज है वो बड़ी दिख सके जब हम उसके नज़दीक जा रहे हो। जितना नज़दीक जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो प्रतिबिंब है बड़ा बनेगा। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो बेटा कि जितना ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, नज़दीक है ना, नज़दीक जाते जाते हमारा जो प्रतिबिंब है, नज़दीक प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। कैसा, बड़ा। अब ऐसे ही अगला क्या है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। अब आपने देखा कि किरणें क्या होती हैं हमारी, सारी की सारी एक जगह पर केंद्रित हो जा रही हैं अच्छे से। तो ऐसे में सौर भट्टियाँ, मतलब जो सोलर पैनल्स होते हैं आपके, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हमारा परावर्तन।